तस्वीर आपके सामने ही है। 47 पॉइंट ऊपर निफ्टी है 312 और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है 44,333। आप कह सकते हैं कि एक सटल सा सबड्यूट सा कारोबार, ना बहुत तेजी है ना कोई नरमी के संकेत हैं। एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में है, लेकिन मिड कैप में लगातार तेजी है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और वहीं सबसे बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार, क्या लग रहा है मार्केट में? अनम्यूट करिए सर्वेंद्र जी। जी माफी चाहूंगा, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और देखिए, जो जहां लास्ट शो से मिले थे वहां से 200 पॉइंट नीचे, हमने उस दिन का यही फिल्टर रखा था कि 19,500 के ऊपर बंद आएगा तो डेफिनेटली रेंज का अपर साइड का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। बट वो जो इंग्लिश की कहावत है ना कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, तो जैसे 20,000 के आसपास गया था और 10 पॉइंट से रह गया, वैसे ही वो दिन 19,500 का डिसाइसिव ब्रेकआउट आ नहीं पाया, 19,450 19,500 का। तो आई थिंक अभी वही फिर हम वापस दायरे के अंदर गिर गए और मेरे हिसाब से निफ्टी में 19,250 से लेके 19,550 जो भी हमने लास्ट मंडे को किया, तो आई थिंक उस दायरे में हम रहेंगे। थर्सडे 19,250 से 19,550 के अब हम दायरे में रहेंगे। और मुझे अब यहाँ पे एक्चुअली जेन्युइनली रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही लग रही है, जब तक डिसाइसिवली दायरा दोनों तरफ टूटता नहीं है। बट जितना ये टाइम ऊपर का फेलियर कर रहा है और जितना ये ऊपर जाने में मुश्किल कर रहा है, उतना नीचे का दायरा टूटने के चांसेस खुलते जा रहे हैं। तो आई थिंक बड़ा एक कश्मकश है यहाँ पे, बट वेट आउट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। 19,250 और 19,550 के बीच का जो रेंज है, इसको वेट आउट करिए। आइदर साइड डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो ही आई थिंक इंडेक्स में बड़े ट्रेड्स निकलेंगे या अच्छे ट्रेड्स निकलेंगे। तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक में कॉन्सेंट्रेट रहे, वही ज्यादा अच्छी रणनीति है। बैंक निफ्टी भी 45,000 का सैकड़ा नहीं उस दिन क्लोजिंग पे क्लियर कर पाया और सेलिंग आ गई, तो आई थिंक वहां पे भी वो नंबर फेल हो गया। तो देयर इज अ फेलियर ऑफ ब्रेकआउट और वो कभी अच्छा नहीं होता है कई बार। तो लेट्स सी, आई थिंक इस हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, इस हफ्ते क्लैरिटी आएगी और कश्मकश के बीच बाजार है। आइदर साइड का दायरा टूटना चाहिए, तब आपको इंडेक्स में तेजी दिखेगी। अदरवाइज मिड कैप आपके लिए खुला हुआ आसमान है पूरा, चाहे जितना क्रिएट करिए। चलिए सवाल जवाब लेते हैं फटाफट। जसवीर सिंह जी चंदौसी से हमारे साथ जुड़े हैं। जसवीर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए जी। जीएमडीसी पे मेरा सवाल है। 1,000 शेयर मेरे पास है, 139 में खरीदे हुए। कितना दिन रखना चाहते हैं? मैं तो 2 से 3 साल रख लूंगा। 2 से 3 साल रख लेंगे, बड़ा मोटा पैसा बन रहा है आपका तो सर जी। सर्वेंद्र जी बढ़िया कमाई हो रही जसवीर जी की, 2-3 साल और रखेंगे। जीएमडीसी नहीं, बहुत बहुत मुबारक इनको। अच्छा ट्रेड, अच्छा सेटअप, इन्होंने अच्छे भाव से पकड़ा है। तो ऐसे कॉलर कम मिलते हैं, यूजुअली जो फंसे रहते हैं वही ज्यादा आते हैं शो पे। बट आई थिंक अच्छा ट्रेड है इनका। आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे बने रहें। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक बहुत भागा है लास्ट 15-20 दिनों में। तो आई थिंक इस समय जो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस आएंगे, आई थिंक साइकोलॉजिकल 200 मार्क के नीचे ही आएंगे। तो आई थिंक 199.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस दिमाग में लगा के चले और स्टॉक को मौका दे। आई थिंक ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, स्टॉक का हाई जो था वो 2007 का है, तो लोगों ने बहुत बड़ा बुल मार्केट इंडिया में देख लिया। बट अब जीएमडीसी का टॉप 2007 का लगा हुआ है और वो हाई था तकरीबन 316 का। तो आई थिंक उसको निकालने के बाद इसके समीकरण चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये 15-16 साल के कंसोलिडेशन से निकलता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, वो मौका है और वो बिल्कुल वो चांस इनके पास है कि और बड़े पैसे बन सकते हैं। तो बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 199 पर स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए सर इस पर। अगले 325 हो सकता है टूट ही जाए, क्या आजकल मिड कैप की रैली चली रही है। अगला सवाल है सौरव दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरव जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। हमारा 1,000 शेयर एसबीआई का है 577 में, तो क्या करना है? अभी होल्ड करना है कि कितना दिन होल्ड करो या सेल करो? अभी आज ही कल में लिया है क्या? नहीं, लास्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे को लिया हुआ है। अच्छा, पिछले हफ्ते लिया है सर जी। 577 पे लिया, 70 चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक, और बड़ा अच्छा मुनाफा भी उन्होंने कमाया। पहली बार कितना 10,000 करोड़ से ज्यादा, कितना 18,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया था। तो क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए लंबे समय के लिए? देखिए, अगर समय है तो रुकना चाहिए, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि इनकी ये ट्रेडिंग पोजीशन है, इनका बहुत ज्यादा लंबा अवधि का माइंडसेट नहीं है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो अभी हमने रिसेंट
रिजल्ट, जब अच्छे रिजल्ट्स आए, सबसे बढ़िया रिजल्ट आया, बट उसने टॉप बना दिया था। तो वहां से जो गिरा ये 554 तक गिरा था। तो आई थिंक अब अगर इनके पास ये इनका ट्रेडिंग माइंडसेट है इस पोजीशन पे जो मुझे लग रहा है, तो आई थिंक 554 तो इनका सैक्रोसेंट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सैक्रोसेंट इनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। उसके नीचे बंद आया तो इनको निकलना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है। क्यों? क्योंकि स्टॉक फिर इनको नीचे में अच्छे और भाव से लेने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक स्टॉक जो पिछले डिक्लाइन में जो गया था वो 500-520 के आसपास भी इसका मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन 554 टूटेगा ये 510-520 के जोन में चला जाएगा। तो एक बार निकल जाएंगे तो फिर नीचे अच्छे भाव से इनको लेने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये राय बन रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है सौरभ जी तो आप इसी हिसाब से कामकाज करिएगा। अच्छा, ट्विटर पे एक दो सवाल फटाफट ले लेता हूँ। गौरव जोशी जी लिख रहे हैं कि IRCTC 661 पर और GHCL टेक्सटाइल्स जो उससे अलग होकर लिस्ट हुई थी वो भी ले रखा है इन्होंने, भाव नहीं बताया। 9.78 नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीने। IRCTC 3 महीने में कहाँ जाएगा? हाँ नहीं, 3 महीने में तो रेंज अमाउंट दायरा ही लग रहे हैं। काफी समय से स्टॉक जो है ना मोटा मोटी रेंज में ही है, और यही रहती है रेंज। ऊपर में 660-670 और नीचे में जब गया है तो तकरीबन 550 तक भी गया है। तो आई थिंक मोटा मोटी 550 से लेके 680 की एक रेंज है। उस रेंज के अपर एंड पे है। ब्रेकआउट कर पाएगा कि नहीं वो अभी देखेंगे। फिलहाल तो उतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इस राउंड में ब्रेकआउट हो, बट मे बी 15-20 डेज और कंसोलिडेट करता है और उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम में शायद ये लेवल्स के ब्रेकआउट हो जाए। तो आई थिंक एक फोर्टनाइट और दे दें, 15 से 20 दिन दे दें और दोबारा से इस पर राय ले लें अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो। और अगर लंबे अवधि की पोजीशन है तो आई थिंक भाव इनका ठीक है, ट्रेड में बने रह सकते हैं। ओके, JC टेक्सटाइल में ख्याल में चार्ट नहीं होगा तो डिमर्ज होके आई है तो उसको छोड़ देते हैं अभी। सवाल लेते हैं अगला। सनिल जैन जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनिल जी बताइए। सर मैंने जुबिलेंट फूड 495 के प्राइस के एवरेज पे 300 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं? कितने दिन होल्ड कर सकते हो? 2 ईयर 3 ईयर्स। 2 ईयर 3 ईयर्स जुबिलेंट फूड वर्क्स, बताइए सर्वे जी। नहीं, इनका ट्रेड बुरा नहीं है। जिस दायरे पे इन्होंने जिस लेवल जितने समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं अच्छा है, क्योंकि इन्होंने वेट आउट किया है। एक तकरीबन 900 रुपए वाला स्टॉक इन्होंने 450 के आसपास लिया है आधा होने के बाद। तो हमने इस बेयर मार्केट को जब कॉल किया था 2021-22 में तो यही बोला था कि भाई जो चीजें 40-50% घट जाती हैं वहां प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि अब एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया है और मोस्टली अब इसके जो पीछे के लोज हैं 400 के आसपास वो अभी इंपॉर्टेंट हैं और वो टूटने नहीं चाहिए। और इनका दायरा भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है। आई थिंक डेफिनेटली इनको 2 साल के होराइजन से बने रहना चाहिए और ऊपर में इनके 20 से 25% आई थिंक 12-18 महीने बने रहेंगे तो इस करंट भाव से इनको आराम से 20 से 25% तक छूट सकता है। ओके, तो बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका होराइजन अच्छा है, लंबे समय का है। अगला सवाल चंडीगढ़ से लक्ष्मण का है। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए सर। लक्ष्मण जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लक्ष्मण जी से कट गया। सरवीन जी, एक चीज आपने नोटिस की है अपने शो में, चाहे ट्विटर पे, बहुत सारे जो दर्शक आते हैं उन्होंने अपना टाइम फ्रेम बदल दिया है जी। दरअसल ये आपके लिए मतलब सवाल है कि अब आपको भी जो ना थोड़ा अपना दायरा थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैंने वीकेंड में एक शो किया, उसमें इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई कि अभी लॉन्ग टर्म का मतलब ये 5-10 साल जो आप लोग बताते हो ना, इसको कोई मानता नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म करा दूंगा 3, आइडियल टाइम 1 साल। अभी 1 साल तो में आपको जो बताना बताओ मेरे को। नहीं तो आपको मुझे उस शो के लिए बुलाना चाहिए था। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, आपके शो पे ही बोला हुआ है कि लास्ट 40-44 साल का जो सेंसेक्स का डेटा है उसमें 11 करेक्शन सेंसेक्स में आए हैं, ठीक है। तो वैसे भी 3.5-4 साल में 1 का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30% का करेक्शन आ जाता है, कभी कम 10 पॉइंट कम, कभी 10 पॉइंट ज्यादा। बट लास्ट 10 आप देखेंगे कि 10-11 बार 40 सालों में जब ये हुआ है तो एवरी 3.5-4 ईयर्स बाजार इंडेक्स एक बार अराउंड 30% करेक्शन करता है। तो मैं तो सबको ही बोलता हूं कि आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बार 4 साल में निकाल के चरण 3-3.5-4 साल में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बुल मार्केट के स्टॉक्स कई बार होता है कि अगले बुल मार्केट में परफॉर्म नहीं करते हैं। जो डार्लिंग्स होते हैं ना बुल मार्केट के कंसेंसस, वो अगले बेयर मार्केट में पिट जाते हैं और नए बुल मार्केट में कुछ नया ही फैंसी, कुछ नया ही प्रोडक्ट चल पड़ता है। तो आपको 3-4 साल में अपने पोर्टफोलियो की पूरी चर्निंग और उसको देख के जो कचरा है उसको साफ करिए, जो अच्छी चीजें उनको होल्ड करिए, ये करना ही चाहिए। और 3-4 साल में एक बार छोड़ के 25-30% नीचे में लेने जब मिलता है तो आपका जो रिटर्न है ना वो बहुत इनहांस हो सकता है। जो आप एक्स्ट्रा जो उसमें अल्फा जनरेट कर सकते हैं ना वो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 100 रुपए में बेची हुई चीज
₹80 या ₹75 में दोबारा लेते हैं तो उसको आप 1.25 टाइम्स ज्यादा ले पाएंगे। जी सरवन जी, तो पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया से बढ़ता है उसमें, तो करना चाहिए। मैं आपके साथ ही हूं कि 3 साढ़े 3-4 साल में एक बार चरण मारना चाहिए। नहीं मैं किधर बोला कि मैं 3.5-4, मैं किधर भी नहीं हूँ, मैं तो नहीं। इस पे एक शो प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल आप बुलाइए। आइडियल टाइम फॉर होल्डिंग अ स्टॉक, ये इस पे मेरा कोई अभी मैंने कोई व्यू नहीं दिया है। मैं तो ऐसे सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था, अभी किसी का सवाल था ना कि वो सरविंद क्या हुआ है ना, ये हम सब लोगों के लिए विचार का विषय है कि आफ्टर कोरोना जो ये 8-9-10 करोड़ लोग हो गए हैं अकाउंट में लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से, नॉलेज से बता रहा हूँ आपको कि अब साल भर बहुत लंबा टाइम मानते हैं लोग। अगर ट्रेड लेते ही अगर उनका इन द मनी नहीं हो गया तो उनकी धक धक हो रहा हो, मतलब 1-2 महीने में एकदम बेचैन हो जाते हैं, गुरु ये सही ट्रेड गलत है, इन द मनी क्यों नहीं है। नहीं, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा। देखिए अगर पब्लिक ने अगर गलत सोच लिया है तो वो सही नहीं हो जाएगा। 12 अगर लॉन्ग टर्म को आपने 12 महीने के अंदर दायरे को कर दिया तो ये सोच गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत। 16 आने मतलब सरवेन जी अभी रुको ना, ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे तो फिर हमारा चार्म खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सीक्रेसी रखते हैं इसको। मैं फिलहाल है श्री राम गुप्ता, कानपुर उत्तर प्रदेश से सवाल पूछना चाहते हैं। श्री राम गुप्ता जी बताइए क्या सवाल सर। मेरे पास 70,000 शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, भाव खरीदा है 35.70 के हिसाब से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है 93.8% है, पब्लिक के पास केवल 3.95% है, डीआई के पास 2.83% है, तो क्या ये लेने इसमें पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्राइटेरिया कैसे हो सकता है कि सरकार पर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा इसलिए पैसा बने? इलिक्विड काउंटर, मतलब आप बता रहे हो कि फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो क्या ये इस तरह से होता है? लेकिन चलो इस पर मैं बाद में बताऊंगा। पहले सरवेन जी से। सरवेन जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुप्ता जी ने 70,000 शेयर खरीदे, ₹35.70, 30 पैसे प्रति शेयर का इनको हो गया फायदा, 36 पे चल रहा है। बनेगा पैसा इसमें, होल्ड करें? अब देखिए बड़ा, जैसे आपने बोला बड़ा कम फ्लोटिंग स्टॉक है तो स्टॉक उतना फिर लिक्विड होता नहीं, उतने अच्छे वॉल्यूम जैसे बाकी सब बैंकिंग स्टॉक्स में हो जाते हैं, इसमें होते नहीं है। तो डेफिनेटली जो सेटअप्स बनते हैं उतने थोड़े म्यूटेड बनते हैं, बट आई थिंक अभी ट्रेड में है तो बने रहे। यहाँ पे मोमेंटम अभी फिलहाल करेक्शन के बाद इसने अच्छा पकड़ा है और ये लास्ट स्विंग है, ये अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस भी लेकिन जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे इन्होंने खुद ही बोला इलिक्विड स्टॉक है, कभी अटकेंगे तो अटक भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ₹31.40 का क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहेंगे। ओके अच्छा गुप्ता जी, इसमें क्या है कि ये जो ये वाला है ना कि कितने, तो गवर्नमेंट जब चाहेगी तब उसको डाइल्यूट करेगी, नहीं करेगी, ये अलग इशू है। छोटे सरकारी बैंकों में इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो जैसे तमाम स्टॉक्स देखिए आप, छोटे छोटे सरकारी प्राइवेट बैंक जो है तो बड़ी तेज़ी बनी है, तो उस लिहाज से ये ठीक लगता है। अभी क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, सारा सिस्टम बढ़िया दिख रहा है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन छोटे स्टॉक में उसी तरीके से फिर कमज़ोरी भी आती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपका विनिंग ट्रेड है, इन द मनी हो चुके हैं आप, तो ध्यान। अच्छा इसमें सरन जी कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी है क्या आपकी नज़र में? 3140 का जी 3140 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस लगा के चले मेरे हिसाब से, ऑन द सेफर साइड, क्योंकि जैसे उन्होंने खुद ही इसको उल्लेख किया है कि भाई बहुत थिनली ट्रेडेड और बहुत इलिक्विड स्टॉक है, तो मतलब अगर किसी कारण से अटकेंगे तो फिर जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक इनको बचाने कोई नहीं आएगा। तो नहीं, सरकार कभी कभी बेचने भी आ जाती है। एनीवे, तो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। अभी तो फिलहाल इसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टॉक है नीरज चंपावत उत्तराखंड से। नीरज जी बताइए। नीरज जी नमस्कार। जो आपने ब्रेक से पहले जिस मुद्दे पर बात हो रही थी उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जो पोर्टफोलियो आप कह रहे थे कि 3.5-4 साल में आपको करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईपीएल, मुझे जो आईपीएम अलॉट हो गया, मैंने जितना सोच समझ करके उसमें देखा कि लिस्टिंग गेन का कुछ बन रहा था, लेकिन उसके बाद से उसमें कभी भी वो अपनी खरीद की प्राइस पर नहीं आया। लेकिन उसके जब रिजल्ट्स हम देखते हैं तो फंडामेंटली वो दिखता तो ठीक ठाक है। तो क्या वजह हो सकती है कि ये नीचे ही जा रहा है, और क्या मुझे, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, क्या मुझे इसको निकाल देना चाहिए कि या कोई उम्मीद इसमें बनती है? ओके, पहले तो सरवेन जी से व्यू लेते हैं। सरवेन जी, इंडिया पेस्टिसाइड्स जी 2-2.5 साल हो गए लिस्टिंग की, उसको शायद नहीं 2 साल हुए जी जी बताइए। देखिए 2021 से जहां से आई थिंक थर्ड क्वार्टर में जहां लिस्ट हुआ सितंबर के बाद से, जहां से मुझे क्वार्टरली कैंडल्स दिख रहे हैं, उसके बाद से तो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम में गिरावट ही है। तब से गिरावट ही चल रही है, और अभी तक
कहीं एक डिसाइसिव रिवर्सल नहीं आया है, बट एक चीज अच्छी है कि तकरीबन 200 रुपए के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी रहता है, थोड़ी बाइंग आती रहती है इसमें। और लास्ट अगर आप 5-6 महीने से देखें तो उस एरियाज के आसपास बाइंग आ रही है। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि देखिए भाई, थोड़ा अब इतने पेशेंस से बने हैं और नया स्टॉक है, इतना आपने उसको टाइम दिया, तो आई थिंक इसको थोड़ा फलने फूलने का टाइम दीजिए। और नया अगर कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट जो करंट पोजीशन इनकी जो थी, आई थिंक वो इनको होल्ड रखनी चाहिए और एटलीस्ट एक बाउंस बैक का वेट करें और उस बाउंस बैक में दोबारा इसको इस पे खुद भी राय बनाएं या हमसे भी व्यू लें। बट आई थिंक यहाँ इनको एटलीस्ट 1 से 3 महीना और वेट करना चाहिए। 1 से 3 महीने बाद एग्जिट या बने रहने का फैसला करें। थैंक यू नीरज जी, तो 1 से 3 महीने तक रुकिए, उसके बाद करिए। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी मैंने खबरें सुनी कि कुछ सक्सेशन के इश्यूज हैं फैमिली के अंदर, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रदर्शन स्टॉक वाइज कम दिख रहा है। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी आप रिजल्ट देखेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे ही दिखेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। चलिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त हम लोग इंतजार कर रहे हैं रिलायंस की एजीएम का, जो कि 2 बजे से ठीक शुरू हो जाएगी। उससे पहले 1:30 बजे से आप एक फिल्म भी देखिएगा रिलायंस की जर्नी के ऊपर। और आज की जो एजीएम है उसमें जो लोग सुनना चाहते हैं क्या कि जियो फाइनेंशियल जो अभी लिस्ट हुई कंपनी, उसमें कंपनी का प्लान्स क्या है, कैसे किस तरीके के बिजनेसेस आएंगे उसमें, कब कैसे रोल आउट होगा। चूँकि अब लिस्ट हो गई, अब तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे। साथ ही जियो प्लेटफॉर्म और जियो रिलायंस रिटेल RRVL, इनकी लिस्टिंग का क्या प्लान है, क्योंकि 5 साल हो रहे हैं अब उनकी लिस्टिंग की चर्चा की गई थी 19 के जियो में, तो क्या उस बारे में भी कोई चीज़ सुनाई देगी, इन्वेस्टर ये भी जानना चाहते हैं। न्यू एनर्जी के कई सारे गीगा प्लांट अनाउंस किए गए थे, वहाँ का क्या अपडेट है, क्या न्यू एनर्जी में कुछ और इन्वेस्टमेंट कैपेक्स प्लान किया जा रहा है, इस पर भी लोग सुनना चाहते हैं। तो आज की एजीएम बहुत ज़्यादा लोगों की प्रतीक्षा है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और हमेशा हमने देखा है कि रिलायंस की एजीएम में जो प्लान सामने आते हैं एग्जैक्टली उसी टाइमलाइन से उनको फॉलो किया जाता है। तो ये बड़ी दिलचस्पी का इशू होता है। जैसे मैं हमेशा उनकी एजीएम को एक बार सुन लेता हूँ, फिर मुझे लगता है कि वो आपको खाली उसमें टिक लगाने रहते हैं कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसलिए रिलायंस की एजीएम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी और की एजीएम इतनी ध्यान से सुनी जाती है जितनी रिलायंस की, क्योंकि इसमें जो बताया जाता है वही होता है एग्जैक्टली, और एक बिग पिक्चर का व्यू आपको मिलता है। तो जो इस समय अभी तक तो हम लोग 3 देखते हैं, अब एक नया फाइनेंशियल बिजनेस भी आ गया है। तो फाइनेंस का, टेलीकॉम का, रिटेल का, न्यू एनर्जी का और जो कन्वेंशनल बिजनेस है O2C का, उन सब के बारे में हम लोग सुनेंगे। 2 बजे से बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको रिलायंस की फिल्म भी दिखाएंगे ठीक 1:30 पर, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इस समय 2469 पर ट्रेड कर रहा है। सरवेन जी, वेरी क्विकली, एजीएम से पहले आप ट्रेड लेना पसंद करेंगे रिलायंस में? नहीं सर, जैसे आप मुझे जानते हैं कि किसी भी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट के पहले कोशिश करते हैं कि थोड़ा लाइट रहें और स्पेशली अवॉइड करें पोजीशंस। बट अगर किसी को करनी है तो आई थिंक ऑप्शंस के जरिए ही करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है, जैसे जैसे बातें बनती हैं, जैसे जैसे एजीएम आगे बढ़ती है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी रहती है। तो मेरे हिसाब से मैं आज के लिए तो अवॉइड करूंगा जब तक मैं क्लियर कट एक उसका पिक्चर नहीं ले लेता। परफेक्ट। तो अच्छा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने राय किसी से लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये रिलायंस का ही है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और फिलहाल मार्केट पे एक क्विक रिव्यू वैसे ही पड़ा हुआ जैसे हम लोगों ने शो की शुरुआत की थी, 45 पॉइंट ऊपर। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए।